हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप मंथली बेसिस पे 25,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमाते हो, तो ऐसे में आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए, जिससे आप लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सको। अब हमारे ये वीडियो बाकी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजीज के वीडियो से काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने एक ऐसी कैटेगरी को भी ऐड किया है जो कि रिलेटिवली मार्केट में न्यू है, और इस कैटेगरी के बारे में आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। एंड वाइल एडिंग दिस कैटेगरी, ये आपके ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को काफ़ी ज़्यादा बेटर कर देगी। नाउ अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस पूरे ही वीडियो में हम जिन भी म्यूचुअल फंड्स का नाम लेंगे, प्लीज़ आप उनको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बिकॉज उनका नाम आप केवल एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर आप चाहो तो उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आप अपनी पसंद के किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, अ क्विक रिक्वेस्ट, इन तरह के वीडियोस को डिज़ाइन करने के लिए एंड आप तक प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट जाता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपना 5 सेकंड देके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड ऑल्सो अ क्विक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंट में आप अपने पोर्टफोलियोज में कितने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हो। इज इट 2 और लेस देन 2? इज इट बिटवीन 2 और 4? और आर यू होल्डिंग मोर देन 4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स इन योर पोर्टफोलियो? अब बिफोर हम डायरेक्टली अपनी म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रेटजीज पे जंप करें, यहाँ मैं आपको एक फेमस बजटिंग का रूल बताना चाहूंगा, दैट इज 70-15-15 रूल, जहाँ पर आप अपनी मंथली इनकम को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जिसमें सबसे पहले पार्ट यानी 70% पार्ट से आप अपनी डेली लाइफ के एक्सपेंसेस चलाते हो। बचे हुए 15% पार्ट को आप अपने इमरजेंसी फंड और अपने इंश्योरेंस वगैरह को कवर करने के लिए यूज़ करते हो, और बचे हुए 15% पार्ट से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना है, और उसको आप जल्दी से जल्दी बिल्ड करो, भले ही आपके केस में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा डिले करना पड़े। और सेकंड केस में आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इन चेक रखना है, बिकॉज ये वो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द लोग, भले ही उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यहाँ पर वो ब्रेक हो जाते हैं, बिकॉज उनको अपने म्यूचुअल फंड्स को एग्जिट करना पड़ता है एक ऐसे टाइम पे जब मार्केट में उनको फेवरेबल सिचुएशन नहीं दिख रही होती है। सेकेंडली, जो रूल में बताया गया है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 15% रखना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी तरीके से इस अमाउंट को 20% तक ले जाओ, और अपने लिविंग एक्सपेंसेस को 65% में करो, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट की इनिशियल जर्नी में जितना ज़्यादा आपका कैपिटल रहेगा, उस केस में आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो उतना ही जल्दी आपके लिए काम करेगा, जो कि इनिशियल नहीं बल्कि बाद की स्टेजेस में आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी था। और जैसे जैसे विथ टाइम आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपका करियर ग्रो करता है और आपकी इनकम ग्रो करती है, तो ऐसे में क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी, तो उस 70% जो अमाउंट आपने या फिर 65% जो अमाउंट रखा था फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस, उसको आप परसेंटेज वाइज में डिक्रीज करते जाइए, और अपनी इन्वेस्टमेंट का और जो बाकी जगहों का एलोकेशन है उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। अब विद दिस हम आते हैं अपनी सबसे पहले केस पे, जहाँ पर हम कंसीडर करके चलते हैं कि आप 25,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हो, और ऐसे केस में जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 20% अमाउंट को अलग रखना है फॉर इन्वेस्टमेंट, जो कि निकल के आएगा 5,000 रुपीज़ पर मंथ। अब जनरली अगर आप 25,000 रुपीज़ पर मंथ के अमाउंट पे हो, तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप अपने करियर के इनिशियल स्टेज में हो, और आपके पास एक अच्छा खासा लंबा होराइजन है टू इन्वेस्ट, और आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ और जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इधर केस काफ़ी ज़्यादा कम बनता है कि आपके जो रिस्क एपिटाइट हो वो काफ़ी ज़्यादा लो हो। बट स्टिल यहाँ पर हम तीनों ही रिस्क एपिटाइट लेके चलेंगे, दैट इज़ लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। अब लो रिस्क का अगर हम सबसे पहले बात करें, तो लो रिस्क एपेटाइट आपका इस केस में तभी हो सकता है जब आपके लिए कोई नियर टर्म में आपका कोई गोल हो जिसको 2 साल से पहले आपको अचीव करना हो, और ऐसे केस में आप काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क नहीं ले सकते उन इन्वेस्टमेंट्स पे। तो अब ऐसे केस में आपको अपने 5,000 रुपीज़ में से 2,000 रुपीज़ को सबसे पहले एक लार्ज कैप फंड, स्पेसिफिकली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है ऑफ निफ्टी 50। और ये हम निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो कि रिलेटिवली आपको 11 से 12% का एनुअलाइज रिटर्न देती है इन द लॉन्ग रन। और ये काफ़ी ज़्यादा सेफर बेट्स होती हैं, बिकॉज इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब इसके बाद जो आपका बाकी का बचा हुआ 3,000 रुपीज़ का अमाउंट है, इसको आपको स्टॉक मार्केट से दूर रिलेटिवली स्टेबल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है, जहां पर आपकी वॉलेटिलिटी कम हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, और शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको भले ही 6 to 7% की स्टेबल रिटर्न्स मिले, पर वो आपके सेफर रिटर्न्स हो। अब ऐसे केस में जनरली आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है डेट फंड्स का, जो कि आपका पैसा रिलेटिवली स्टेबल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के होते हैं। और सेकेंडली आपके पास ऑप्शन बचता है लिक्विड फंड्स का, जो कि आपका पैसा इन्हीं यूएस वगैरह की ट्रेजरी बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर ये जो जिनमें इन्वेस्ट करते हैं वो शॉर्टर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स होते हैं, और आपका पैसा आपको लिक्विडफाई जल्दी हो जाता है
जहाँ पर अगर आपको शॉर्टर ड्यूरेशन में अपने पैसे को निकालना भी हो तो आपको ईजी 6 to 7% के गेंस मिलेंगे और आपका जो कैपिटल भी यहाँ पर है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। अब यहाँ पर ये दोनों ही कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन प्रेफर करती थी और काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रेफर भी करते थे। बट लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इंडस्ट्री में टैक्सेशन के चेंज के चलते अब ये दोनों ही कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा लेस अट्रैक्टिव हो गई हैं, जहाँ पर न्यू टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग अब इन दोनों ही कैटेगरीज लाइक डेट फंड्स और लिक्विड फंड्स में आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको कल को इन पे 30% का जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो कि इनको इक्विटी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लेस अट्रैक्टिव बना देता है। बट अब इस पूरी प्रॉब्लम का हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है आर्बिट्राज फंड। अब ये क्या होते हैं? तो देखिए, मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि लेट सपोज आज के टाइम अगर आप HDFC बैंक के स्टॉक प्राइस को देखो तो कंसिडर करके चलते हैं कि वो 1700 रुपीज़ के राउंड ट्रेड कर रहा है इन द कैश मार्केट। पर कई बार यही सेम HDFC का जो स्टॉक है उसकी जो वैल्यू होती है फ्यूचर मार्केट में वो 1705 रुपीज़ हो सकती है। तो इसी गैप को आइडेंटिफाई करके इसको ट्रेड करके जो स्मॉल स्मॉल गेंस कमाए जाते हैं इसको हम आर्बिट्राजिंग बोलते हैं, और काफ़ी सारे फंड्स इसी के ऊपर वर्क करते हैं। अब होता ये है कि क्योंकि डायरेक्टली ये जो फंड्स हैं ये मार्केट में किसी कंपनी के स्टॉक पे या उसके ट्रेड पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और मार्केट में वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करके उनके थ्रू गेंस कमा रहे हैं, तो ये जो गेंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेफर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेगुलर मार्केट फंड्स। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको जो रिस्क भी देखने को मिलता है वो भले ही आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स, बट यहाँ पर अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा सेफर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और ओनली रिस्क जो आपको देखने को मिलता है वो ये हो जाता है कि कई बार ऐसी आर्बिट्राजिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं होती, और इसके प्रेजेंट ना होने की वजह से कई बार ये जो फंड्स है वो आपको शॉर्टर ड्यूरेशन में कम रिटर्न्स देते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये क्योंकि इक्विटी फंड्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको इक्विटी की तरह ही टैक्स देना पड़ेगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को शो करने के लिए कि इस फंड के केस में आपको रिटर्न्स में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है और बाकी पैरामीटर्स में आपको लिक्विड फंड्स वगैरह के कंपैरिजन में ये जो आर्बिट्राज फंड है इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, इसके लिए मैं आपको धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन के डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली गूगल पे जाके धन म्यूचुअल फंड कंपैरिजन टाइप करना है और वहाँ पर उसके बाद जो आपको सबसे टॉप पे लिंक देखने को मिलेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है और से आप डायरेक्टली धन की म्यूचुअल फंड कंपैरिजन के जो डैशबोर्ड है उस पर आ जाओगे। उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर किसी लिक्विड फंड को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हम ऐड फंड्स पे जाके लिक्विड फंड सर्च करते हैं और यहाँ पर हम जो आदित्य बिरला में दिखा रहा है लिक्विड फंड इसको ले लेते हैं और इससे कंपैरिजन में हम किसी आर्बिट्राज फंड को ले लेते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर हम आर्बिट्राज फंड में ICICI प्रूडेंशियल के इनकम प्लान को ले लेते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्बिट्राज फंड के केस में आपको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू लिक्विड फंड्स, बिकॉज आर्बिट्राज फंड्स आपके बॉन्ड्स वगैरह में और ट्रेजरी यील्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इस चीज़ का कंपनसेशन आपको रिटर्न्स के टर्म्स में मिल जाता है, जहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट 1 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर्स के टर्म्स में आपको ICICI प्रूडेंशियल का जो आर्बिट्राज फंड है उसमें रिटर्न्स बेटर देखने को मिल रहे हैं। और यही चीज़ अगर आप लास्ट 1 मंथ 3 मंथ की ड्यूरेशन तक में भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको रिटर्न्स यहाँ पर बेटर देखने को मिलेंगे। अगर आप रेटिंग्स की बात करोगे तो यहाँ पर बिकॉज ये ज़्यादा सेफ है तो यहाँ पर आपको वैल्यू रिसर्च की ज़्यादा बेटर रेटिंग आर्बिट्राज फंड में देखने को नहीं मिलेगी, और इसकी जो रेटिंग है ये आपको लिक्विड फंड में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। बात करोगे अगर आप फंड की एज की तो दोनों को 12 ईयर्स के राउंड हो गए हैं। और यहाँ पर अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आदित्य बिरला के केस में इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.21% का, और बिकॉज यहाँ पर थोड़े ज़्यादा आपको रिटर्न जनरेट हो रहे हैं और ज़्यादा एक फंड मैनेजर को एक्टिविटी करनी पड़ती है डेली बेसिस पे, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको थोड़ा सा हायर पे करना पड़ेगा। और बात अगर आप एग्जिट लोड की करोगे तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आपको लिक्विड फंड के केस में देना पड़ेगा और वहीं पर 1% आपको पे करना पड़ेगा आर्बिट्राज फंड के केस में। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 ईयर से कम का है तो अब तो फिर हम आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक्सपेंस रेशियो भी इसके केस में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक्सपेंस रेशियो तो हम फिर भी दे दें पर रिस्क हमें थोड़ा सा लिक्विड फंड के कंपैरिजन में आर्बिट्राज फंड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही चीज़ों का सोल्यूशन अब मैं आपको एक और कैटेगरी में दिखाता हूँ, जिस कैटेगरी का नाम है डेट प्लस आर्बिट्राज फंड। यानी ये कैटेगरी आर्बिट्राज तो करती है पर उसमें डेट फंड्स का भी इंक्लूजन करती है, और इसमें इस तरीके का एलोकेशन रहता है कि डेट फंड्स में आपका पैसा 40% एलोकेट रहता है और आर्बिट्राज फंड में 60%, जिससे ये एक इक्विटी कैटेगरी का फंड बन जाता है और उसमें आपको इक्विटी की तरह ही टैक्सेशन लगता है। और द बेस्ट थिंग इज, अगर आप रिस्क की बात करोगे तो आर्बिट्राज में जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हायर रिस्क देखने को मिल रहा था हमें एज कम्पेयर टू लिक्विड फंड, यहाँ पर बिकॉज डेट फंड का भी इंक्लूजन हो जाता है तो इसके केस में आपको जो रिस्क प्रोफाइल हो जाती है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाती है लिक्विड फंड की। तो अब इसी कंपैरिजन में अगर हम डेट प्लस आर्बिट्राज फंड को भी ऐड कर लें तो यहाँ पर अगर हम डेट प्लस आर्बिट्राज फंड सिलेक्ट करें
तो यहाँ हमें आदित्य बिरला का डेट प्लस आर्बिट्राज फंड ऑफ फंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर आप रिटर्न्स देखो तो यहाँ पर आपको कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू आर्बिट्राज फंड, बिकॉज यहाँ पर बेटर रिस्क एडजस्टमेंट है। पर अगर आप इसको लिक्विड फंड के कंपेरिजन में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर लिक्विड फंड के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर आपको रिटर्न्स देखने को मिले 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में। इसके साथ ही अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन में भी देखो तो 1 और 3 मंथ और इवन 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में भी आपको बेटर रिटर्न्स देखने को मिले। फंड के एयूएम की बात करो तो काफ़ी छोटा फंड है, जहाँ पर 409 करोड़ का इसका टोटल एयूएम है। आपको मॉर्निंग स्टार की रेटिंग के अकॉर्डिंग आर्बिट्राज फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर रेटिंग भी देखने को मिल रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप बात करोगे एक्सपेंस रेशियो की तो वो आपको थोड़ा हायर साइड में देखने को मिल रहा है 0.43% का। बट अगर हमें ज़्यादा बेटर रिटर्न्स रिस्क देखने को मिल रहा है प्लस और काफ़ी कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो अगेन ये लिक्विड फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी आर्बिट्राज फंड के केस में कि 1 साल से पहले हमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ रहा था, वो एग्जिट लोड भी यहाँ पर कम होकर ऑलमोस्ट 0.25% का हो जाता है। सो कमिंग बैक टू आवर एलोकेशन, हमारे लो रिस्क के केस में जो हमारे 5,000 रुपीज़ थे उसमें से 2,000 रुपीज़ को हमने निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जिसको अपने चॉइस के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी के बचे हुए 3,000 में से 2,000 रुपये को आपको इस तरीके के डेट प्लस आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर देना है। और जो बाकी का बचा हुआ 1,000 रुपीज़ होगा उसको आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड के फंड में इन्वेस्ट करना है। इसके केस में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल रिटर्न्स को नहीं देखना है, उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के केस में उनकी कितनी क्वालिटी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसको भी चेक करना है। बिकॉज हाई क्वालिटी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भले ही आपको कम रिटर्न्स दें, पर यहाँ पर वो रिटर्न्स एकदम फिक्स रहेंगे और वहाँ पर कोई भी रिस्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो कमिंग टू आवर सेकंड केस, दैट इज मीडियम रिस्क कैटेगरी। इसमें आपको 5,000 रुपीज़ के अमाउंट में से 2,500 रुपीज़ को सबसे पहले एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना है निफ्टी 50 के। सेकेंडली आपको फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पर आप अराउंड 1,500 रुपीज़ को किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे, जहाँ पर आपको मार्केट में काफ़ी सारे अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड देखने को मिल जाएंगे, लाइक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। इनको आप अगेन म्यूचुअल फंड कंपैरिजन करके धन के प्लेटफॉर्म पे आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए फंड। या फिर अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ फॉर कंपैरिजन ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्लेक्सी कैप लिख दीजिए। और थर्डली जो आपका बचा हुआ बाकी का 1,000 रुपीज़ है, उस 1,000 रुपीज़ को आपको अगेन किसी डेट प्लस आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करना है। अब इसके बाद हमारी थर्ड कैटेगरी आ जाती है हाई रिस्क की, और यहाँ पर हम स्मॉल कैप की कैटेगरी को ऐड करेंगे। अब यहाँ मैं आपको पहले से ही बता दूं कि जिस भी कैटेगरी में हम स्मॉल कैप को इंक्लूड कर रहे हैं, उधर मैं ऑटोमेटिकली ये मान के चल रहा हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 8 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है। बिकॉज ऐसे ही केस में आप स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिएगा, अदरवाइज ये फंड आपको शॉर्टर ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा रिस्क दे सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको जो 5,000 रुपीज़ का एलोकेशन रहेगा, इसको अगर आप देखो तो आप अराउंड 1,500 रुपीज़ अगेन निफ्टी 50 के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखना है। और सेकेंडली बाकी के बचे हुए 1,500 को आपको फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। और स्मॉल कैप फंड में भी क्वांट जैसे और SBI जैसे काफ़ी सारे फंड्स को आप कंपेयर कर सकते हो अगेन धन के डैशबोर्ड पे। अब इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ 500 रुपीज़ हमारा है, इसको हम बेटर डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क एडजस्टमेंट के लिए गोल्ड की ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने एलोकेशन लिया है 1,500 रुपीज़ का इन तीनों ही कैटेगरी में, ये मैंने एक नॉर्मल केस लिया है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, तो उसके केस में आप लार्ज कैप यानी इंडेक्स फंड की कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करके फ्लेक्सी कैप या फिर स्मॉल कैप में बढ़ा सकते हो। तो ये आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि इन केसेस में जो हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को एकदम नॉर्मलाइज करके रखना है और रियलिस्टिक रखनी है। जैसे कि अगर हम हाई रिस्क का भी केस देखें तो यहाँ पर हमने सारी कैटेगरी को इंक्लूड किया है, जहाँ पर अगर आप निफ्टी 50 का केस देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको 11 to 12% के एनुअलाइज रिटर्न देते हैं। और जो बाकी के फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी है, ये आपको 16 to 18% के एनुअलाइज रिटर्न देते हैं पर लॉन्ग टर्म में। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हाई रिस्क के केस में आप अपने पोर्टफोलियोज में अराउंड 15% की रिटर्न बना सकते हो इन द लॉन्गर रन। और अगर आप ये करने में सक्सेसफुल होते हो तो आपके लिए काफ़ी बड़ा पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग स्टोरी में 15% की रिटर्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेंगे। और ये किस तरीके से आपको चेंज लाएंगे वेल्थ क्रिएशन में, ये मैं आपको धन के SIP कैलकुलेटर के थ्रू दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर आप गूगल पे धन SIP कैलकुलेटर सर्च करोगे और सबसे पहले अगर आप सबसे पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो मंथली SIP के केस में यहाँ पर अगर आप मान के चलिए हमने जो कंसिडर किया था 5,000 रुपीज़ का अमाउंट, जो हम पर एनम रिटर्न्स देख रहे हैं वो हम 15% कंसीडर कर रहे हैं। और जो हमने इन्वेस्टमेंट होराइजन लिया है वो 30 ईयर्स का लिया है, कंसीडरिंग कि आप 25 की एज में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हो और एटलीस्ट आप 30 ईयर्स नेक्स्ट इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखोगे। तो इस केस में आप देखोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स रहेगा फाइनली वो कैलकुलेट करके आपका जो कैपिटल बन जाएगा वो 3.5 करोड़ का बन जाएगा।
और वो भी हम केवल 5000 रुपीज़ की मंथली SIP से अमाउंट बना पा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि अगर आप डिसिप्लिन वे में 15% के भी गेंस कमाते हो अपनी 5000 रुपीज़ की SIP में, तो ये भी लॉन्ग टर्म में आपके लिए कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि धन अपने यूजर्स को म्यूचुअल फंड प्लेजिंग का भी ऑप्शन देता है, जहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको धन के प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और वहाँ पर आपको डीमैट म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को एक्टिवेट करा लेना है। और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है, आपको मनी वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको जो मार्जिन की फैसिलिटी है वो देखने को मिल जाएगी। तो इस पूरे ऑप्शन के थ्रू आप एक्स्ट्रा अपने पास कैपिटल जनरेट कर सकते हो, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को भी फर्दर फंड कर सकते हो। अब इसके बाद अपने सेकंड केस पे आते हैं, जहाँ पर हम 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाने वाले पर्सन के लिए लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क केस में उसकी म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी को समझते हैं। यहाँ पर केस में बिकॉज आपकी इनकम बढ़ जाती है और इसके साथ ही हो सकता है आपकी एज भी बड़ी हो, तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है इस केस में वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है और आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पर चाहिए। तो ऐसे केस में सबसे पहले अगर हम लो रिस्क की कैटेगरी देखें, सो लो रिस्क केस में सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखोगे तो 50,000 का 20% निकल के आता है 10,000 रुपीज़, जो कि हम इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से 4,000 रुपीज़ आपको अगेन निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने हैं, जो कि एक सेफर रिटर्न आपको देगा। सेकेंडली उस बाकी बचे में से 3,500 रुपीज़ आपको अगेन डेट प्लस आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करने हैं। रेस्ट ऑफ द फंड में से आपको 1,500 रुपीज़ के राउंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है और बाकी का बचा हुआ 1,000 रुपीज़ गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है। अब ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी तो देगी ही, पर बिकॉज हमने 4 डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका पैसा डिवाइड किया है, तो आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा और आपको हेजिंग भी मिल जाएगी मार्केट की वॉलिटिलिटी के अगेंस्ट। अब इसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी आ जाती है मीडियम रिस्क टेकर्स की। तो इसमें सबसे पहले 10,000 रुपीज़ में से 4,000 रुपीज़ आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। ये फंड्स आपका पैसा बोथ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में डिवाइड करके रखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस इन फंड्स के जो स्टॉक्स हैं उनको शफल करते हैं। सेकेंडली 3,000 रुपीज़ का जो अमाउंट बचता है, उस पैसे को आपको एक अच्छे फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। बाकी के बचे हुए पैसे में से 2,000 रुपीज़ आपको डेट प्लस आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करना है एंड रेस्ट ऑफ द फंड में से जो 1,000 रुपये बचते हैं उसको एक अच्छे गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है। अब इसके बाद हमारी जो लास्ट कैटेगरी आ जाती है हाई रिस्क टेकर्स की। इसमें से 10,000 रुपीज़ में से 3,000 सबसे पहले आपको एक अच्छे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। बाकी बचे पैसों में से 3,000 रुपीज़ आपको एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। रेस्ट में से 2,000 रुपीज़ आपको एक अच्छे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना है और रेस्ट ऑफ द फंड जो 2,000 रुपये बचेंगे उसको आपको एक इंटरनेशनल फंड में डाइवर्सिफाई करना है, जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड, फंड ऑफ फंड। ये आपका पैसा नेस्डेक की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इससे आपको एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक केस लिया है, आप चाहो तो इसको फर्दर और डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जहाँ पर जो मैंने लास्ट 2,000 रुपये को मोतीलाल ओसवाल फंड में इन्वेस्ट किया था उसमें आप केवल 1,000 रुपये डालो और बाकी के 1,000 रुपये को आप गोल्ड की ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे लास्ट केस, जहां अगर हमारी इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा है, उसके केस में जब हमें 20,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द 20% रूल, उसी केस में अपना डाइवर्सिफिकेशन हम डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि एज वाइज भी आपकी एज एक मिडिल एज में आ चुके होंगे और ऐसे केस में नॉर्मल केस में भी आपको जो रिस्क टेकिंग एपिटाइट हो जाता है वो यूजुअल से कम हो जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही हम पूरा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे इन तीनों ही कैटेगरी में। इस केस में सबसे पहले अगर हम लो रिस्क वाला केस देख लें, तो सबसे पहले 20,000 रुपीज़ में से 7,000 रुपीज़ आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे, जो कि अगेन निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होगा। सेकंड, बचे हुए पैसों में से 5,000 रुपीज़ आप डेट प्लस आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करोगे। बाय रेस्ट ऑफ द फंड में से 5,000 रुपीज़ आप एक अच्छे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करोगे और जो रेस्ट ऑफ द 3,000 रुपीज़ बचेंगे उसको आप एक गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करोगे। ऐसे में हमने गोल्ड ETF लो केस में भी इसीलिए लिया है बिकॉज ऐसे में जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बेटर मिल जाएगा और मार्केट में डिफरेंट सिचुएशंस में आपको एक बेटर हेजिंग आपके पोर्टफोलियो में मिल जाएगी। अब इसके बाद हमारी सेकंड कैटेगरी आ जाती है मीडियम रिस्क टेकर्स की। तो इसमें से सबसे पहले 20,000 रुपीज़ में से आप 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे एक अच्छे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में। बाकी के बचे हुए पैसों में से 5,000 रुपीज़ आप एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में डालोगे। बाकी के बचे पैसों में से 4,000 रुपीज़ आप डालोगे एक अच्छे डेट प्लस आर्बिट्राज फंड में और रेस्ट ऑफ द फंड को आप एक अच्छे गोल्ड ETF में डालोगे। और लास्ट में जो आते हैं हमारे हाई रिस्क टेकर्स, वो सबसे पहले तो 7,000 रुपीज़ एलोकेट कर सकते हैं एक अच्छे स्मॉल कैप फंड में। रेस्ट ऑफ द फंड में से 7,000 रुपीज़ वो एलोकेट कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में। बाकी बचे हुए पैसों में से 5,000 रुपीज़ वो एक अच्छे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड में डाल सकते हैं और रेस्ट जो 1,000 रुपीज़ बचेंगे वो गोल्ड ETF में फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर वो चाहे तो इसी 1,000 रुपीज़ को वो एक इंटरनेशनल फंड में डाल सकते हैं। तो इन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को अपनी इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर सकते हो और उसको फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हो।
बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपको हर हालत में ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी के बावजूद लॉन्ग टर्म में आपके जो गेन्स है उन पर काफ़ी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला आता है इन्फ्लेशन। तो देखिए, इन्फ्लेशन इंडिया में अराउंड 5 to 6% का होता है, बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग और इमर्जिंग कंट्री है। तो ऐसे केस में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो कैपिटल है उसमें स्टेप अप एसआईपी इंप्लीमेंट करो, जिसमें अराउंड आप अपने कैपिटल को एटलीस्ट 7 to 8% ईयरली ग्रो करो, जैसे कि आपकी इनकम ग्रो होती है। और ये चीज़ मैं आपको लाइव दिखाता हूँ धन के स्टेप अप एसआईपी के कैलकुलेटर के थ्रू। तो देखिए, अगर आप गूगल पे जाके धन स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर सर्च करोगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है। अब ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट को रखते हो 5,000 रुपीज़, हमारा जो एनुअल स्टेप अप का रेट था वो हमने 8% से ग्रो करना है उसको, और हमारा जो हमने यहाँ पर रिटर्न्स मानने थे वो अगेन हम 15% ही कंसीडर करके चलते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ 30 ईयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो कैपिटल है वो जहाँ पर 5,000 रुपीज़ में पहले बिना स्टेप अप एसआईपी के अराउंड 3.5 करोड़ हो रहा था, वो इधर स्टेप अप एसआईपी लगाने के बाद 6.24 करोड़ हो जा रहा है। यानी ऑलमोस्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो डबल हो जा रहे हैं। सेकेंडली, हर साल आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को एक बार जरूर से रिव्यू करना है, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आपके म्यूचुअल फंड्स अपनी कैटेगरी के बेंचमार्क को रिटर्न्स के मामले में मीट कर रहे हैं या नहीं। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर वो लोअर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बेंचमार्क के कंपैरिजन में, तो आपको देखना है कि क्या आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, आपको ये भी देखना है कि अगर आपके फंड के फंड मैनेजर चेंज हुए हैं या फिर दूसरा फंड मैनेजर आया है और उस नए फंड मैनेजर का कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो उस केस में भले ही पास्ट में आपके म्यूचुअल फंड ने आपको कितने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हों, आपको उस म्यूचुअल फंड में अपनी फर्दर एसआईपी को रोक के उस पैसे को जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको डले रहना है, और एटलीस्ट 1 से 2 साल चेक करना है कि नया फंड मैनेजर किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाता है, बिकॉज ऐसे केस में कई बार परफॉर्मेंस एकदम उल्टी हो जाती है। थर्डली, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपको अपनी म्यूचुअल फंड की जो स्ट्रेटजी है उसको भी चेंज करना है, तो विद टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मार्केट में किसी भी तरीके के सिनेरियोज क्यों ना आ जाए, जैसे कि अभी वॉर वगैरह के भी चल रहे हैं और इन फ्यूचर हो सकता है रिसेशन वगैरह के भी सिचुएशन आए, ऐसे में आपको अपनी एसआईपी को हर हालत में अवॉइड नहीं करना है और उसको कंटिन्यू रखना है। और ये मत सोचिएगा कि अभी अपनी एसआईपी को मैं रोक देता हूँ और मार्केट में जब नीचे मार्केट गिर जाएगा तब से कंटिन्यू रखूंगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो अगर आप धन के म्यूचुअल फंड प्लेजिंग के फीचर को चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.